नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक नया नॉवल का नाम है वहसी। ये नॉवल एक मर्डर मिस्ट्री जॉनरे की नॉवल है और सस्पेंस से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस सस्पेंस से भरे हुए नॉवल को, जिसका नाम है वहसी। चैप्टर 1। मंगला मदान लगभग 40 साल की निहायत खूबसूरत औरत थी, जो कि अपने लंबे कद और छरहरे बदन की वजह से 30 की भी मुश्किल से लगती थी। उसकी खूबसूरती और जवानी से थर्राए उसके करीबी उसे अमृतघट कहते थे, जो कि जरूर रहती दुनिया तक वैसा ही रहने वाला था जैसा कि आज था। किसी नए शख्स को बताया जाता कि वो महेंद्र मदान नाम के जन्नत नशीन बिल्डर की बेवा थी और एक कॉलेज में पढ़ती नौजवान बेटी की माँ थी, तो वो उस बात को कतई एतबार में नहीं लाता था। माँ बेटी को रूबरू देखकर भी एतबार में नहीं लाता था और फैमिली रिजेम्बलेंस की वजह से खुद ही सोच लेता था कि दोनों बहनें, मंगला बड़ी और निकिता छोटी थी। मंगला मदान आसिफ अली रोड की 7 नंबर इमारत में रहती थी, जो कि बाजरिया महेंद्र मदान मरहूम उसकी खुद की मिल्कियत थी। वो इमारत 4 मंजिला थी। महेंद्र मदान की जिंदगी में जिसके ग्राउंड फ्लोर पर उसका ऑफिस होता था और बाकी की 3 मंजिलों में उसकी रिहायश होती थी। अब ग्राउंड फ्लोर पर एक फर्नीचर शोरूम था, जिससे मंगला मदान को चुपड़ी और दो की तरह मोटी पगड़ी ही नहीं हासिल हुई थी, मोटा किराया भी हासिल होता था। इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर अभी भी उसकी रिहायश थी, लेकिन तीसरी मंजिल को उसने एक परिचित को बड़े लिहाज से रकम मुकर्रर करके किराए पर उठाया हुआ था। उस लिहाज का सुख पाने वाले शख्स का नाम बसंत मीरानी था, जो कि फिलहाल टॉप फ्लोर पर अकेला रहता था। उसको वो फ्लोर किराए पर देने की सिफारिश निर्मल मेहरा ने की थी, जो कि दिल्ली में बड़ा मकबूल थिएटर पर्सनैलिटी था और जो हाल में टीवी सीरियल्स भी बनाने लगा था। वो महेंद्र मदान की जिंदगी में भी फैमिली फ्रेंड था और मंगला से उसके खास ताल्लुकात इसलिए थे कि मंगला उसकी स्टार थी, जो कि उसके निर्देशन पर थिएटर भी करती थी और सीरियल्स में भी काम करती थी। बसंत मीरानी बतौर डांस डायरेक्टर निर्मल मेहरा से संबंध में था। निकिता राय में कॉलेज में पढ़ती थी और हॉस्टल में रहती थी। जब वो स्कूल में थी तब भी हॉस्टल में ही रहती थी, जहां से वो कभी कभार सप्ताहांत या दशहरे, दिवाली, नए साल जैसी छुट्टियों पर दिल्ली घर जाती थी। लिहाजा 2 मंजिलें भी माँ बेटी की रिहायशी जरूरत से ज्यादा थी और मंगला दूसरी मंजिल को भी किराए पर उठाने के बारे में सोच रही थी। घर में स्थायी रूप से रहने वाला कोई नौकर महेंद्र मदान की जिंदगी में भी नहीं था। अलबत्ता तब नौकरानी अंगूरी के अलावा एक महाराज भी सुबह शाम आता था, जिसे कि पति की मौत के थोड़ी देर बाद मंगला ने डिसमिस कर दिया था। नौकरानी अंगूरी सुबह आती थी और शाम तक वहां ठहरती थी, जो कि माँ बेटी के लिए, अक्सर तो सिर्फ माँ के लिए, पर्याप्त हाजिरी थी। वो गुरुवार 20 जनवरी का दिन था, जबकि अपने हमेशा के वक्त पर सुबह 9:30 बजे अंगूरी मंगला मदान के आवास पर पहुंची। पहली मंजिल पर स्थित प्रवेश द्वार की एक चाबी उसके पास भी उपलब्ध थी, क्योंकि मंगला सर्दियों के दिनों में कदरन देर तक, कभी कभी तो वो दोपहर तक सोती थी। यूं अपनी चाबी से प्रवेश द्वार खोलकर अंगूरी पहली मंजिल पर कदम रखती थी और किचन और बाथरूम में अपने काम धाम में लगती थी, तो दूसरी मंजिल के अपने बेडरूम में मौजूद मंगला की नींद में खलल नहीं पड़ती थी। 11:30 बजे तक अंगूरी ने बड़े इत्मीनान से, बड़े मशीनी अंदाज से रोजमर्रा के काम निपटाए और फिर मालकिन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया, जो कि फ्राइड अंडे, मक्खन, मुरब्बे और शहद के साथ टोस्ट, चाय और ऑरेंज जूस होता था। उसने वो तमाम सामान एक ट्रे पर सजाया और ऊपरली मंजिल पर पहुंची। उसने मंगला के बेडरूम के दरवाजे पर औपचारिक दस्तक दी, उसे कोहनी से धकेलकर खोला और नमस्ते बीबी जी बोलते हुए भीतर कदम रखा। आगे उसे जो नजारा दिखाई दिया, उसने जैसे उसके प्राण खींच लिए। उसकी आंखें फट पड़ी, मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और ट्रे उसके हाथ से निकल गई। फिर घुटी हुई चीख की जगह उसके मुंह से ऐसी चित्कार निकली कि उससे सारी इमारत गूंज गई। टॉप फ्लोर पर बसंत मीरानी किचन में अपने लिए कॉफी बना रहा था, जबकि पहली हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी और उसने अपने रोंगटे खड़े होते महसूस किए। झूले लाल, उसके मुंह से निकला। क्या प्रलय आ गई? चीख फिर गूंजी। उसने कॉफी का पीछा छोड़ा और अपने बेडरूम की तरफ लपका, जहां की टेलीफोन था। 5 मिनट में एक सब इंस्पेक्टर, एक हवलदार और एक सिपाही मौका वारदात पर पहुंच गए। बसंत मीरानी ने 100 नंबर पर फोन किया था।
पुलिस कंट्रोल रूम की एक गाड़ी आसिफ अली रोड पर 7 नंबर इमारत के करीब ही टेलीफोन एक्सचेंज के पास खड़ी थी, इसलिए पुलिस वाले बहुत जल्द वहां पहुंच गए थे। सब इंस्पेक्टर का नाम अवतार सिंह था। उसने रह रहकर कांपती खड़ी अंगूरी पर निगाह डाली तो अंगूरी ने कांपते हाथ की एक उंगली अपनी मालकिन के बेडरूम के खुले दरवाजे की तरफ उठा दी। अवतार सिंह बेडरूम के करीब पहुंचा तो चौखट पर ही थमक कर खड़ा हो गया। दाता, वो होठों में बुदबुदाया, दाता, ये तो किसी वहसी का काम है। मंगला मदान है। एन उसके पीछे आन खड़ा हुआ हवलदार दबे स्वर में बोला, मशहूर स्टेज और टीवी आर्टिस्ट है। शैतान ने मुर्की भर ली। सिपाही मंत्रमुग्ध भाव से बोला। हैवान ने, सब इंस्पेक्टर बोला। भर भी ली तो देखो साहब जी, कहाँ भर ली? कोई खूनी दरिंदा भी खून पीता है तो गर्दन में दांत गड़ाता है, वहां नीचे कौन? उसके शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। तू थाने जा। फिर वो सिपाही से बोला, और जाकर एसएचओ को खबर कर, बड़ी वारदात है, शायद चतुर्वेदी साहब खुद आना चाहें। वही फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलवा भेजेंगे, समझ गया? हाँ साहब। तब तक मैं नौकरानी से बात करता हूँ और बसंत मीरानी नाम के उस आदमी से बात करता हूँ जिसने कंट्रोल रूम में फोन लगाया था और जो खुद को यहाँ टॉप फ्लोर पर रहता किराएदार बताता है। सिपाही चला गया। पीछे सब इंस्पेक्टर बसंत मीरानी के रूबरू हुआ तो उसका मन कुरूची से भर गया। साला छक्का, वो मनी मन बोला। जरा हिलता था तो औरतों की तरह लचकता जान पड़ता था। फिर उसने बड़े सब्र के साथ मीरानी का बयान सुना जिसमें कि पिछले रोज का जिक्र भी शामिल था। तो आपका कहना है, सब इंस्पेक्टर बोला। उसे छक्के को आप कहना बहुत खल रहा था कि आपने कल दोपहर को भी यहां से ऊपर पहुंचती हाथापाई की, छीना झपटी की आवाजें सुनी थी। हाथापाई छीना झपटी की क्या? मीरानी याद करता बोला। बराबर फाइट की आवाजें थी। दोपहर को कब? टाइम का कोई दुरुस्त अंदाजा? मेरे ख्याल से 1:45 का टाइम था। आपके ख्याल से? यही टाइम था। कैसी थी आवाजें? टकरार जैसी, उठापटक जैसी, किसी चीज के जोर से गिरने जैसी। तकरार 2 या 2 से ज्यादा जनों में होती है। आपने कोई आवाज पहचानी? हाँ, मंगला की पहचानी, दूसरी ना पहचान सका। 2 ही आवाजें थी? हाँ। दूसरी आवाज जो आप ना पहचान सके, जनाना थी या मर्दाना? मर्दाना। आपने खाली सुना सब कुछ? तकरार में, आपके लफ्जों में, फाइट में दखल अंदाज होने की कोशिश ना की आपने? वो क्या है कि मैं नीचे आया तो था, दबे पांव बेडरूम के बंद दरवाजे पर भी पहुंचा था, लेकिन तब तक भीतर सब शांत हो गया था, इसलिए मैं जैसे चुपचाप वहां पहुंचा था वैसे ही चुपचाप वापस लौट गया था। बस तो नहीं तो और क्या किया था आपने? लौटकर फोन लगाया था, लेकिन फोन बिजी मिला था, फिर लगाया था तो फिर बिजी मिला था। मैंने यही सोचा कि मंगला फोन पर किसी से बात कर रही थी, तो इसका मतलब था कि नीचे सब ठीक था। ये नौकरानी है? हाँ, अंगूरी नाम है। पुरानी? हाँ, और पूरे भरोसे की। इसी वजह से यहाँ की एक चाबी भी इसके हवाले है। लाश इसने बरामद की? हाँ, लेकिन अपनी आमद के 2 घंटे बाद 9:30 बजे की आई, 11:30 तक ये नीचे काम करती थी। क्या काम? कपड़े धोती है, झाड़ पोंछ करती है, लंच की तैयारी करती है। फिर मंगला के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके उसे सर्व करने को ऊपर पहुंची थी तो मालकिन को अपने बेडरूम में मरी पड़ी पाया था। हाँ, तभी दरियागंज थाने का एसएचओ चतुर्वेदी वहां पहुंचा। खबर कत्ल की थी, एक सेलिब्रिटी के कत्ल की थी, इसलिए टीवी चैनल्स के जरिए तत्काल आम हो गई। मकतूला के करीब लोगों में सबसे पहले खबर सुनने वाला विजय सिंह था, जो कि दिल्ली का बड़ा स्टॉक ब्रोकर था और जिसकी मकतूला भी क्लाइंट थी। पति की मौत के बाद मंगला ने किसी दूसरे स्टॉक ब्रोकर के जरिए जहां भी अपना पैसा लगाया था वो वहां डूबा था या डूबने की कगार पर पहुंचा था। तब वो एक म्यूचुअल फ्रेंड राजीव आचार्य की राय पर विजय सिंह की शरण में पहुंची थी, जिसने बहुत दक्षता से मंगला के फाइनेंसेस को संभाला था और उसे बर्बाद होने से बचाया था। नतीजतन मंगला उसकी दिल से शुक्रगुजार थी। विजय सिंह निजामुद्दीन ईस्ट में स्थित अपनी कोठी में अभी लंच करके हटा था, जबकि उसने अपनी पत्नी अपर्णा के साथ टीवी पर मंगला के कत्ल की दहशतनाक खबर देखी थी। तब पत्नी ने अपने पति के चेहरे पर गम के बादल मंडराते देखे थे, तो पति ने पत्नी के चेहरे पर परम संतोष के भाव देखे थे। विजय सिंह की पत्नी कभी फैशन मॉडलों के सरीखे, सरू से लंबे, छरहरे, सुंदर जिस्म की स्वामिनी थी,
लेकिन अब 3 बच्चे पैदा कर चुकने के बाद और तंदूरी चिकन और वोदका की निरंतर शागिर्दी के बाद इतनी मोटी हो चुकी थी कि कोई सुनता तो यकीन ना करता कि शादी से पहले उसका वजन महज 48 किलो होता था। निकिता को अपने माँ के हौलनाक अंजाम की खबर टीवी से नहीं, अपने नाना नानी से लगी, जो कि उसको लिवा ले चलने के लिए राई उसके हॉस्टल में पहुंच गए थे। आनंद आचार्य एंड प्रधान पेटेंट अटर्नीज के सीनियर पार्टनर श्याम बिहारी आनंद को उस वारदात की खबर अपने जूनियर पार्टनर राजीव आचार्य से लगी, तो अपने ठहराव वाली उम्र और आदत के मुताबिक उन्होंने खबर को बड़े दार्शनिकतापूर्ण अंदाज से ये कहते रिसीव किया कि जिसकी आई होती थी उसने जाना ही होता था, जरिया कोई भी बने। लेकिन बाद में हालत ने जो एकाएक करवट बदली, उनकी रूह में वो दार्शनिक बने ना रह सके। उन्होंने तत्काल मुंबई में अपने सबसे बड़े भाई नकुल बिहारी आनंद को आनंद एंड आनंद एसोसिएट्स में फोन लगाया, जिसके जवाब में उन्हें यह आश्वासन मिला कि वो फौरन मुंबई से अपनी फर्म के एक वकील को दिल्ली रवाना कर रहे हैं। वो श्याम बिहारी आनंद के लिए बड़ी तसल्ली बख्श खबर थी, क्योंकि आनंद आचार्य एंड प्रधान में सब पेटेंट अटर्नी थे, जिन्हें की कत्ल का या उससे संबंधित ट्रायल वर्क का कोई तजुर्बा नहीं था। वो ज्यादा निश्चिंतता महसूस करते अगरचे कि बड़े भैया नकुल बिहारी आनंद ने खुद दिल्ली आने की पेशकश की होती। आखिर निखिल आनंद उनका भी भतीजा था, लेकिन इतना भी काम नहीं था कि उन्होंने अपनी फर्म से मुकेश माथुर नाम के एक क्रिमिनल लॉयर को फौरन दिल्ली रवाना किया था। इंस्पेक्टर चतुर्वेदी एक तजुर्बेकार पुलिसिया था और कत्ल उसके लिए कोई नया वाकया नहीं था, लेकिन मंगला की लाश पर पहली निगाह पड़ने पर एक बारगी तो वो भी दहल गया था। तौबा, ऐसे तो कुत्ता भी नहीं झंझोड़ता था। वो कत्ल को मीडिया से छुपाकर नहीं रखना चाहता था, लेकिन कत्ल के बाद लाश की जो अनूठी दुर्गति हुई पाई गई थी, उसकी रूह में वो तब तक उस बाबत खामोश रहना चाहता था जब तक उसकी अपने एसीपी से बात नहीं हो जाती। लेकिन उसकी ये मुराद पूरी ना हो सकी। जो बात वो वक्ती तौर पर छुपा कर रखना चाहता था, उसको पुलिस के फोटोग्राफर से या मेडिकल एग्जामिनर से नहीं छुपाया जा सकता था, और मीडिया वालों में से किसी ने वो खबर निकलवाने के लिए फोटोग्राफर को सांट लिया था, तो किसी ने मेडिकल एग्जामिनर को पटा लिया था। नतीजतन वो केस एक रूटीन दिल्ली जैसे महानगर में आए दिन होने वाला कत्ल ना रह पाया। वो एक सनसनीखेज वारदात बन गया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी का बयान भी ज़रूरी समझा जाने लगा। लिहाजा निखिल आनंद नाम का जो नौजवान बाद में उस जघन्य अपराध के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ, उसके लिए शुरुआती दुश्वारियां पुलिस के लिए नहीं, मीडिया के किए खड़ी हुई। टीवी वालों ने और साधनों से हकीकत भांप छुपने के बाद भी इंस्पेक्टर चतुर्वेदी का पीछा ना छोड़ा। अब वो अपनी जानकारी की तस्दीक चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब, पूछा गया, क्या ये सच है कि मंगला मदान का कत्ल ही नहीं हुआ, उसके साथ यौन दुराचार भी हुआ? इस बाबत अभी कुछ कहना मुहाल है, इंस्पेक्टर धीरज से बोला। इसकी तस्दीक मेडिकल एग्जामिनेशन से ही होगी। लेकिन जब मरने वाले के कपड़े तार तार पाए गए थे और वो लगभग नग्नावस्था में पड़ी पाई गई थी, तो ये संभावना तो है ना? हाँ, संभावना तो है। लाश के साथ बदसलूकी भी हुई बताई जाती है। हाँ, हुई तो जान पड़ती है। आलाए कत्ल बरामद हुआ? आलाए कत्ल बरामदी वाली किस्म का नहीं था, इसलिए वो कातिल के साथ गया, बल्कि आलाए कत्ल कातिल के साथ गए। मतलब? उसका हाथों से गला घोंटा गया था। हमलावर ने अपने शिकार के जिस्म पर कोई निशान भी छोड़े? हाँ, रगड़ों, खरोचों, नीलों के कई निशान हाथों पर, बाहों पर और चेहरे पर पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि मकतूला को काबू में करने के लिए कातिल को काफी मशक्कत, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। कातिल का कोई सुराग मिला? मिला। इसी वजह से मैं दावे के साथ कहता हूं कि आइंदा 24 घंटों के भीतर वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। कौन है वो? जब गिरफ्तार होगा तो पता चल जाएगा। इतना तो बताइए कि कोई अजनबी या मकतूला का कोई वाकिफकार? मेरा फिर वही जवाब है, जब गिरफ्तार होगा तो पता चल जाएगा। कातिल ने फ्लैट में दाखिला कैसे पाया? क्या वो कोई ताला वाला तोड़कर जबरन भीतर दाखिल हुआ था? नहीं, यानी कि मकतूला ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला। इस बारे में तफ्तीश अभी जारी है, इसलिए अभी कुछ कहना गलत होगा। क्या वारदात में चोरी, लूटमार का भी कोई दखल है? कुछ कीमती जेवरात चोरी गए होने का संकेत हमें मिला है, लेकिन उस बारे में निश्चित तौर पर तभी कुछ कहा जा सकेगा जबकि हमारी मकतूला की बेटी निकिता मदान से बात होगी, या अगर जेवरात इंश्योर्ड थे तो इंश्योरेंस वालों से बात होगी। लेकिन फिर भी अभी इतने से सब्र करो भाई, बाकी जो कहना होगा एसीपी या डीसीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे।
एयरपोर्ट से मुकेश माथुर सीधा आनंद आचार्य एंड प्रधान पेटेंट अटर्नीज के ऑफिस में पहुंचा, जो कि कनॉट प्लेस के के ब्लॉक में स्थित था। उसे बताया जा चुका था कि उसने पेटेंट अटर्नीज की उस फर्म के सीनियर पार्टनर श्याम बिहारी आनंद को रिपोर्ट करना था, जो मुंबई की उसकी फर्म आनंद 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 एंड एसोसिएट्स के तीनों आनंदों में सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी 60 साल का था। मुकेश माथुर दिल्ली के आनंद के हुजूर में पेश हुआ और उसे अपना परिचय दिया। केस से वाकिफ हो? वयोवृद्ध आनंद साहब ने पूछा। ज्यादा नहीं, मुकेश संजीदगी से बोला। सिर्फ इतना कि बुधवार 19 जनवरी को मंगला मदान नाम की एक धनाढ्य विधवा का कत्ल हुआ था, जिसकी खबर अगले रोज गुरुवार को आम हुई थी। और उससे अगले रोज यानी कि कल शाम निखिल आनंद नाम का एक नौजवान उस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। गलत गिरफ्तार हुआ था, नाजायज गिरफ्तार हुआ था। उसका कत्ल से ना कोई लेना देना है ना हो सकता है। वो तो चंडीगढ़ में अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा था। कल बेचारा मुलाहाजे का मारा मंगला मदान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आया था कि पुलिस ने शमशान घाट पर ही उसे धर दबोचा था। अब वो कहाँ है? पुलिस की हिरासत में है, दरियागंज थाने के लॉकअप में बंद है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा? नहीं, मुलजिम को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया जाना होता है। नहीं हो सकता। वजह होगी कोई? है, आए हो, वरना तुम्हें भी वजह मालूम होती। कोई लोकल नेता मर गया है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने आज तमाम सरकारी दफ्तरों में छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। कल इतवार की छुट्टी है, इसलिए सोमवार सुबह से पहले उसे रिमांड के लिए कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। दैट्स टू बैड। दैट इंडीड इज टू बैड। तुम क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हो, कोई नुक्ता निकालो जो। किसने कहा? क्या किसने कहा कि मैं क्रिमिनल केसेस का एक्सपर्ट हूं? क्या नहीं हो? नहीं हूं। बड़े आनंद साहब ने गलत कहा कि अभी परसों तुमने गणपति पुले में हुए एक डबल मर्डर के केस को हल किया था। नहीं, गलत नहीं कहा सर, लेकिन वो महज एक इत्तेफाक था। उस केस के कातिल को मैं पकड़वा सका था, तो इसमें मेरी काबिलियत का नहीं, इत्तेफाक का हाथ था। हकीकत यह है कि मुझे मर्डर ट्रायल का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं अभी इस धंधे में नया हूं और यूं समझिए कि अभी डेस्कटॉप एडवोकेट हूं। खाली ब्रीफ तैयार करता हूं और उसमें भी फर्म के सीनियर पार्टनर कई नुक्स निकालते हैं। कमाल है, फिर नकुल बिहारी साहब ने तुम्हें क्यों भेजा है? मैं खुद हैरान हूं। मेरे ख्याल से मेरी समझ में आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। क्यों कह रहा हूं? जिम्मेदारी से बचना चाहते हो, हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, दिल्ली में टिकना नहीं चाहते हो, जल्द अज जल्द मुंबई लौटना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी के बच्चा होने वाला है। सिर्फ सिरे की बात ठीक है सर, बाकी बातें ठीक नहीं है। ये सच है कि मैं पहली बार बाप बनने वाला हूँ और इन दिनों मैं अपनी बीवी के करीब रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कामचोर नहीं, बहानेबाज नहीं। मेरी लगन में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरे तजुर्बे और ट्रेनिंग में कमी है। मैं जी जान से हकीकत की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन केस कोर्ट में लगने पर अगर ट्रायल वर्क भी मुझे ही करना पड़ा तो फिर मेरी ना तजुर्बेकारी मेरे आड़े आ सकती है, क्योंकि मैं पहले कभी किसी मुल्जिम को, वो भी कत्ल के मुल्जिम को, डिफेंड करने के लिए कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। तुम तो मुझे फिक्र में डाल रहे हो। हाँ, आप लोग भी तो बड़े वकील हैं। हम पेटेंट अटर्नी हैं, हमारी स्पेशल प्रैक्टिस है। हम कोर्ट में नहीं जाते, खाली एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं और ब्रीफ तैयार करने में मदद करते हैं। ट्रायल वर्क के लिए क्लाइंट अपना वकील खड़ा करता है। तुम बात को यूँ समझो कि हम उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह हैं जो गोली नहीं देता, कैप्सूल नहीं देता, इंजेक्शन नहीं देता, प्रिस्क्रिप्शन देता है, सर्जरी नहीं करता, लेकिन केस को सर्जरी के काबिल मानकर सर्जरी की राय देता है। यू फॉलो माई पॉइंट? यस सर, आई डू। मुंबई फोन इसलिए लगाया गया था कि जैसे निखिल हमारा भतीजा है, वैसे वो उन लोगों का भी भतीजा है। बेचारे के माँ बाप नहीं हैं, इसलिए उसके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बड़े आनंद साहब ने जब फोन पर कहा था कि वो फौरन अपनी फर्म के जूनियर पार्टनर मुकेश माथुर को दिल्ली रवाना कर रहे हैं, तो हमने यही समझा था कि तुम क्रिमिनल लॉयर हो और मर्डर केस को बखूबी हैंडल कर सकते थे। आई एम सॉरी सर। नेवर माइंड नाउ, यू डू योर बेस्ट। आई विल सर, आई गिव यू माई वर्ड, आई विल सर। मैं इस बाबत बड़े आनंद साहब से फिर बात करूंगा। सर, बिग बॉस विल हैव माई हाइट। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं जो बात करूंगा सोमवार को निखिल की कोर्ट में पेशी के बाद करूंगा।
तब तक तुम कोई ऐसा नुक्ता सोचो जिसके बिना पर पुलिस पहले ही उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कातिल है या नहीं। नहीं है, ना हो सकता है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। क्यों कोई नौजवान लड़का अपने से तकरीबन दुगनी उम्र की औरत का खून करेगा, वो भी ऐसी वहशी तरीके से? कोई काम बेवजह नहीं होता। क्या क्या मतलब है भाई तुम्हारा? सर, पुलिस इस बात से बेखबर नहीं होगी कि वो बड़े घर का रोशन चिराग है। ऐसे शख्स पर हाथ डालते वक्त जरूर पुलिस ने सब ऊंच नीच पहले से ही विचार ली होगी। पुलिस के पास यकीनन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत होगा। ठोस सबूत? माय फुट। आपकी उससे बात हुई? अभी नहीं। आप मुझे कोशिश करने दीजिए, फिर मैं आपको रिपोर्ट करता हूं कि आपका बालक क्या कहता है और पुलिस क्या कहती है। ठीक है। थानाध्यक्ष चतुर्वेदी ने अपलक अपने सामने बैठे उस नौजवान को देखा जिसका नाम निखिल आनंद था। वो इस बात से बहुत संतुष्ट था कि लड़का बड़ी सहूलियत से उनकी गिरफ्त में आ गया था। पिछली शाम मकतूला के अंतिम संस्कार में शामिल होने वो दिल्ली ना पहुंचा होता तो दिल्ली पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता, जहां की वो कानून की पढ़ाई कर रहा था, ताकि अपनी पारिवारिक परंपरा के तहत वो भी वकील और फिर बड़ा वकील बन पाता। उसकी चंडीगढ़ में गिरफ्तारी का मतलब होता कि उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए वहां के कोर्ट में पेश किया जाता। उस सिलसिले में उन्हें पंजाब पुलिस को भी पार्टी बनाना पड़ता और वे तमाम ड्रिल बहुत वक्त खाओ साबित होती। उसके विपरीत अब वो काम घर बैठे ही हो गया था। कमरे में उस वक्त सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह भी मौजूद था, जो कि एसएचओ की विशाल मेज के बाजू में चुपचाप खड़ा था। तुम पर कत्ल का इल्जाम है, थानाध्यक्ष चतुर्वेदी बोला। कानून की पढ़ाई करते बताए जाते हो, इसलिए जानते ही होगे कि ये एक गंभीर अपराध है और जो दुर्गत मकतूला की हुई है उसके तहत तुम फांसी की सजा भी पा सकते हो। मैं बेगुनाह हूं, निखिल आनंद होठों में बुदबुदाया। हर मुजरिम यही कहता है। कौन अपनी जुबानी अपना गुनाह कबूल करता है? गुनाह करते वक्त किसको इम्कान होता है कि वो पकड़ा जाएगा? हर कोई यही समझता है कि जो पकड़े गए थे वो मूर्ख थे, नादान थे, उनकी तरह वो नहीं पकड़ा जाने वाला था। बहरहाल मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि तुम यहाँ किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो, लेकिन जवाब देने से इनकार करना अपने आप में सबूत होगा कि तुम कुछ छुपाना चाहते हो। नहीं, आई हैव नथिंग टू कंसील। फिर तो तुम्हें हमारे किन्हीं सवालात का जवाब देने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं है। ये तुम ये सोच समझ कर कह रहे हो कि जो कुछ तुम यहाँ कहोगे वो वक्त आने पर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, आजकल पुलिस को दिए गए बयानों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। कोर्ट में पेशी होने पर लोग बाग अपने बयान से आम मुकर जाते हैं और दुहाई देने लगते हैं कि पुलिस ने डंडे से उन्हें कोई बयान देने पर मजबूर किया। जो हामी तुम भर रहे हो वो इसलिए तो नहीं भर रहे हो क्योंकि तुम्हारे जहन में भी ऐसा ही कुछ है। नहीं। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? किस बाबत? मंगला मदान के कत्ल की बाबत। और किस बाबत? क्यों कत्ल किया उसका? लगता है यहाँ अपनी ही कहने का रिवाज है, दूसरे की सुनने का रिवाज नहीं है, या वही सुनने का रिवाज है जो आपके मन माफिक हो। ऐसा ना होता तो आपने इस बात की तरफ तवज्जो दी होती कि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं बेगुनाह हूं। मेरा मिसेज मदान के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। वाकिफ तो थे उससे? हाँ, बखूबी। कैसे? पारिवारिक संबंध है। उससे भी बड़ी वाकिफियत यह है कि मैं मकतूला की बेटी निकिता से प्यार करता हूं और उसे शादी करने का तमन्नाई हूं। माँ को इस बात की खबर थी? हाँ, लिहाजा बदफेली किसी गैर के साथ नहीं, अपनी होने वाली सास के साथ की। एक वहशी दरिंदे की तरह उसे पलंग पर ढेर कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी छाती पर सवार हो गए। आगे और जो किया उसे जुबान पर लाते मुझे शर्म आती है, लेकिन तुम्हें करते शर्म ना आई। ये झूठ है, बकवास है, निखिल आवेशपूर्ण स्वर में बोला। आपका ये सोचना जुल्म है कि मैं अपने से दुगनी उम्र की औरत के साथ ऐसा सलूक करूंगा। हम उम्र होती तो वैसे सलूक से कोई एतराज ना होता। ये मैंने कब कहा? जब मकतूला की दुगनी उम्र का हवाला दिया तो बात का यही तो मतलब हुआ। खामखा। तुम चंडीगढ़ में पढ़ते हो और वहीं रहते हो। जब पढ़ता वहां हूं तो और कहाँ रहूंगा? रोजाना दिल्ली से अप डाउन करूंगा। सवाल का जवाब दो। हाँ। हॉस्टल में? नहीं, एक किराए के फ्लैट में, कुछ और स्टूडेंट्स के साथ। हॉस्टल में क्यों नहीं? हॉस्टल की रिहाइश की पाबंदियां मुझे पसंद नहीं, इसलिए। और कोई वजह नहीं? नहीं, और कोई वजह नहीं।
मसलन हॉस्टल में गर्लफ्रेंड से मेल मुलाकात मुमकिन नहीं होती होगी। ऐसी कोई बात नहीं। कैसी कोई बात नहीं? हॉस्टल के कमरे में बुलाने लायक कोई गर्लफ्रेंड नहीं या बुलाने पर कोई पाबंदी नहीं? निखिल ने उत्तर ना दिया और यूं जैसे उस सवाल को नाजायज और गैर जरूरी ठहराया। चतुर्वेदी ने भी और हुज्जत न की। उसने नया सवाल किया, कत्ल की खबर कैसे लगी? टीवी पर न्यूज़ देखी। ये कैसे पता चला कि अंतिम संस्कार कल शाम होने वाला था? मैंने फोन पर निकिता से बात की थी, उसने बताया था। चंडीगढ़ से खास इस काम के लिए आए? हाँ। दिवंगत आत्मा को अलविदा कहने? हाँ। जबकि आत्मा को दिवंगत बनाया ही तुमने था और ऐसा करते वक्त अलविदा बोल भी चुके थे। इंस्पेक्टर साहब, बराए मेहरबानी आप मुझे जुबान देने की कोशिश ना करें। आप मेरा बयान लें, अपना बयान मेरे पर ना थोपें। दिल्ली कैसे आए? मेरा मतलब है सफर का जरिया क्या था? मेरे पास कार है। अपनी? हाँ। कौन सी? अल्टो, नंबर DL7C4213। चंडीगढ़ से दिल्ली आना जाना हमेशा उसी पर होता है? हाँ। उसी पर बुधवार भी दिल्ली आए थे? बुधवार? जबकि मिसेस मदान का कत्ल हुआ बताया जाता है। हाँ। जवाब देने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। पूछो। आपके पीछे जो फाइलिंग कैबिनेट है उसके टॉप पर मुझे एक टेप रिकॉर्डर रखा दिखाई दे रहा है और उसके घूमते स्पूल बता रहे हैं कि वो चालू है। मेरा सवाल है कि क्या मेरा बयान रिकॉर्ड हो रहा है? कोई ऐतराज? ऐतराज कोई नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं है। लेकिन अपनी पढ़ाई के जरिए जो थोड़ा बहुत कानूनी ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो कहता है कि मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए और तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक कि मेरा लीगल एडवाइजर मेरे साथ मौजूद ना हो। क्या मतलब हुआ इसका? अब आगे तुम अपना मुंह बंद रखने का इरादा रखते हो? मेरे अंकल श्याम बिहारी आनंद बड़े वकील हैं, आपको मालूम ही होगा। वो यहाँ खुद आएंगे या किसी को भेजेंगे। ऐसा होने तक मैं खामोश रहूं तो आपको कोई ऐतराज? हमें बराबर ऐतराज है। जब तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं, बकौल खुद यू हैव नथिंग टू कंसील, तो फिर खामोश रहने का क्या मतलब? भोंपू की मौजूदगी में बयान देने की जिद करने का क्या मतलब? मतलब साफ है, आपने एक कत्ल का केस हल करना है, लेकिन हल आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए आपको एक बलि का बकरा चाहिए, जो कि आप मुझे बनाना चाहते हैं। आपने कत्ल के हल का एक मनमाफिक खाका तैयार कर लिया है अपनी सहूलियत के लिए, जिसमें आप मेरे को फिट करना चाहते हैं। आपकी सहूलियत के लिए अपनी वाणी मुखर करना मैं जरूरी नहीं समझता। ऐसा? जी हाँ, ऐसा। तुम्हारा ये रवैया तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जो मुश्किल पहले ही खड़ी है, क्या उससे भी बड़ी? इंस्पेक्टर फिर परे खड़े अपने मातहत सब इंस्पेक्टर से संबोधित हुआ। पता करो, इसका भौंपा बनने कोई पहुंचा है? पहुंचाओ तो बुला कर लाओ, ना पहुंचाओ तो इसे वापस ले जाकर लॉकअप में बंद कर दो। सहमति में सिर हिलाता सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह वहां से चला गया। श्याम बिहारी आनंद ने मुकेश माथुर के साथ साथ एचओ के कमरे में कदम रखा। एन आखिरी क्षण पर उन्होंने मुकेश माथुर के साथ चलने का इरादा बना लिया था। हेलो, वो दबंग स्वर में बोले। आई एम श्याम बिहारी आनंद फ्रॉम आनंद आचार्य एंड प्रधान। ये मेरा एसोसिएट मुकेश माथुर है। आइए, चतुर्वेदी बोला, विराजिए। ये नौजवान जिसे आप खामखा गिरफ्तार किए बैठे हैं हमारा भतीजा है। खामखा नहीं, यहाँ इंचार्ज आप हैं? जी हाँ, मैं इस थाने का एसएचओ होता हूँ, चतुर्वेदी नाम है। आप हमारे भतीजे से ठीक से पेश आ रहे हैं एसएचओ साहब? इसी से पूछिए। वृद्ध ने अपने भतीजे की तरफ देखा। एवरीथिंग इज ऑल राइट सो फार अंकल, लेकिन वो, निखिल ने फाइलिंग कैबिनेट की तरफ संकेत किया। टेप रिकॉर्डर ऑन है, सब रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ अंकल। बंद कीजिए, वृद्ध अधिकारपूर्ण स्वर से एसएचओ से बोले। आपको ऐसी रिकॉर्डिंग का कोई अख्तियार नहीं। अख्तियार तो बराबर है, चतुर्वेदी बोला और उठकर कैबिनेट की तरफ बढ़ा। लेकिन बहस से बचने के लिए बंद कर देता हूं। इस बात को लेकर आप मुझे कानून का कोई पाठ ना पढ़ाने लगे, वो धाराएं ना गिनाने लगे जिनका टेप चलाकर मैंने उल्लंघन किया है, इसलिए बंद कर देता हूं। थैंक यू। एसएचओ फाइलिंग कैबिनेट के करीब पहुंचा और वहां यूं खड़ा हुआ कि टेप रिकॉर्डर उसकी ओट में हो गया।
उसने उसको यूं दस्तक की जैसे खटका दबाया हो और फिर रिकॉर्डर का रुख तिरछा कर दिया कि आगंतुकों को अपने अपने स्थान से उसका फ्रंट ना दिखाई देता। केवल सब इंस्पेक्टर ने नोट किया कि उसके अफसर ने रिकॉर्डर को ऑफ नहीं किया था। चतुर्वेदी वापस अपनी सीट पर आकर बैठा। अब बताइए, आनंद साहब बोले, तो हमारा भतीजा गिरफ्तार है? क्योंकि चतुर्वेदी बोला, हमें इस पर कातिल होने का शक है। महज शक के बिना पर आपने इसे पकड़ा हुआ है। रंगे हाथों गिरफ्तार ना हुआ हो तो शुरुआती दौर में हर मर्डर सस्पेक्ट शक के बिना पर ही पकड़ा जाता है, इसलिए वो मर्डर सस्पेक्ट कहलाता है, मर्डरर नहीं कहलाता। आप तो इतने फाजिल वकील हैं, जानते होंगे इस बात को। या चतुर्वेदी एक क्षण ठिठका और फिर बोला, नहीं जानते? जानते हैं। कत्ल का उद्देश्य चोरी बताया जाता है। आप हमारे भतीजे को चोर? हमने नहीं बताया। मीडिया उद्देश्य चोरी बताता है। मीडिया अपनी राय जाहिर करता है। मीडिया की राय से हमें इत्तेफाक हो ये जरूरी नहीं। आपकी राय क्या है? तो दोस्तों, ये था वहसी नॉवल का पार्ट 1। ये नॉवल आपको कैसा लग रहा है, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।